देखो, जो हम लोग ने अभी सीखा था, मैंने आपको बोला था कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मैंने समझाया था आपको। किसी भी, देखो रेट क्या, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है कि वो किस तरीके से कम हो रहा है या किस तरीके से वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। करेक्ट। किस तरीके से वो डिकम्पोज हो रहा है, और दूसरी बात, दूसरे तरीके से बोल सकते हो किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। करेक्ट। तो अब यदि रेट की बात करें तो मैं क्या बोलूंगा? रेट तो वही होगा ना जिस तरीके से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। और वही लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलता है? यदि कोई रिएक्शन सपोज ए से बी है, समझना ध्यान से, यदि कोई रिएक्शन ए से बी है, ठीक है, और वो सपोज रिएक्शन n टाइम्स ए बी एन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होगा, ये तो सबको समझ में आ गया, रेट किस पर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन पर। और वो उस पर डिपेंड करेगा बेटा किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। किसकी? रिएक्टेंट की। जिस तरीके से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या चेंज होगा, उसी तरीके से क्या होगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म होगी। ओके। तो हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो बेसिकली रेट है इसका, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। या मैं इसी को बोल सकता हूँ एक्टिव मास ऑफ ए। वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी हो सकता है। कल हम लोग ने सीखा था एक्टिव मास को हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, मोलैरिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट है, वो किस पर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एन क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन, मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है ये बात? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। तुम लेट कैसे आए ये बताओ पहले। मेरे सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, क्या अच्छा, मालूम। हाँ सर। चलो अभी समझा रहा हूँ, पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझा रहा ठीक है हूँ। सर। एक बार दोबारा समझाऊंगा सभी को, और जो आ रहा होगा उनको भी पता चल जाएगा। ये तब तक डेफिनेशन लिखो। It states that it states that rate of reaction. It states that rate of reaction is directly proportional to. It states that rate of reaction is directly proportional to the active mass of active mass of reactant active mass of reactant raised to the power raised to the power equal to stoichiometric coefficient in a balanced balanced chemical reaction. लिख गया ये? हाँ सर। सर आपके माइक में से डिस्टर्बेंस आ रहा है।
क्या? फिर डिस्टरबेंस आ रहा है। एक मिनट रुको, थोड़ा तेज बोलो, दोबारा बोलो। सर वो बोल रहा था डिस्टरबेंस आ रहा है। देखो जरा समझते हैं अभी इसको। यदि क्या बोला गया कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा, सपोज ये रिएक्शन है आपके पास, एन ए से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बी एन फॉर्मेशन हो रहा है। कोई आपके पास रिएक्शन है, उसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट क्या होता है किसी चीज का? चेंज। यदि रिएक्शन की चेंज की बात करी जाए तो आप किससे चेंज बताओगे? इसका मोल्स कैसे चेंज हो रहा है, या इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो यही बोला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? एक्टिव मास से। और नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक्टिव मास क्या हो सकता है, मोलैरिटी और पार्शियल पार्शियल प्रेशर। प्रेशर। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? तो बोला है रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर n। ये आपका क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। आया क्या समझ में? बोलो। हाँ सर। सर ये एग्जांपल लिखना है क्या? हाँ, ये एग्जांपल से लिख लो। तो सिंपल इधर हम लोग बोल सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ reacting substance to the power stoichiometric coefficient। ये भी लिख लो। डन। हाँ सर। सपोज ऐसी केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही गिवन है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ए से बी, इसका रेट क्या लिखोगे आप? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कोफिशिएंट कितना 1, तो ये हो जाएगा, करेक्ट। यदि कोई रिएक्शन ए प्लस बी विल फॉर्म इस तरीके से, ठीक है, ए प्लस बी विल फॉर्म सी प्लस डी है, इसका रेट क्या हो जाएगा? ये चलो एक ही डायरेक्शन में कर लो, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे हम लोग? अब आपके पास रिएक्टेंट कितने हैं, 2, तो क्या करो, दोनों पर डिपेंड करेगा। और देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यदि ऐसा कुछ है 2a प्लस 3b से कुछ c प्लस डी फॉर्म हो रहा है, तो रेट क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अभी तक क्या था, 1 1 था, तो 1 1 लिख रखे थे, और इधर b था तो b टू द पावर 3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो उसका रेट लिख सकते हैं। आया क्या समझ में? हाँ सर। नोट कर लो इसको। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कर लो, एप्लीकेशन
application of law of mass action. Application of C प्लस डी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ए प्लस बी से कुछ सी प्लस डी फॉर्मेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, करेक्ट। ये फॉरवर्ड, अब आपको यदि कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड हो, ये क्या बताया था मैंने फॉरवर्ड, ये क्या बताया था बैकवर्ड, करेक्ट। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? इसके लिए ये रिएक्टेंट है, इसके लिए रेट आप ऐसे लिख सकते हो, बोलो। यस सर। बैकवर्ड के लिए क्या लिखोगे? एक्टिव मास सी, एक्टिव मास डी। C और D। करेक्ट। अब यदि इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ तो क्या लिखते हैं? KF ऐसे लिख सकते हैं, और RP को क्या लिख सकते हैं? KB इंटू D। और आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो क्या बोल सकते हैं? KF इंटू A इंटू B इज इक्वल टू KB इंटू C इंटू D। हाँ सर। KB इंटू C इंटू D, ओके। तो KF इज इक्वल टू A इंटू B और ये इस तरीके से हो गया। अभी मैं लिख लेना, मैं दिखा दूंगा। तो KF अपॉन KB क्या हो जाएगा? C अपॉन D, C इंटू D अपॉन A इंटू B। और याद है KF अपॉन KB क्या बताया था? K इक्विलिब्रियम। हाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू C इंटू D अपॉन A इंटू B। और ये एक्चुअली में क्या है? concentration of product divided by concentration of reactant। तो हम लोग क्या याद रख लेंगे सीधे? K equilibrium is equal to concentration of products या product of products into reactant, product of reactants। क्लियर है? आया ना समझ में सभी को? नोट कर लो इसको, नोट कर लो, ये हो जाए तो बताना। डन ये? नो Yes। सर। नो बोला क्या कोई? हाँ सर। Yes, नहीं yes, बोला। yes। करो करो।
हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट पेज लिखो। हो गया सर। हो गया। चलो अभी देखें नेक्स्ट। अब ये जो के इक्विलिब्रियम है, ये क्या थे अभी? एक्टिव मास, ठीक है। और ये एक्टिव मास क्या होते हैं? एट इक्विलिब्रियम है, ये आपको पता है। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बात हो रहा है, सारा कुछ इक्विलिब्रियम पे ही बात है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर ही हम लोग केएफ अपॉन केबी को के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, करेक्ट। अभी इक्विलिब्रियम पर ही क्या होगा? इसका रेट बराबर होगा। तो ये भी जो भी ये प्रोडक्ट का एक्टिव मास या रिएक्टेंट का एक्टिव मास की बात हो रही, ये सब कहां पर है? एट इक्विलिब्रियम। अभी जो आपका के इक्विलिब्रियम है, इसको हम लोग दो टाइप्स में लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है एक्टिव मास को कैसे लिख सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। तो जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखोगे तो वो क्या होगा? केसी। और जो प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे केपी। केसी क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कॉन्सेंट्रेशन को तो सेम ही लगेगा देख के, सी और डी अपॉन ए अपॉन डी। और केपी क्या हो जाएगा? इधर थोड़ा अलग दिखेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। आगे समझ? हाँ सर। क्लियर है? अब यदि सपोज मैं आपसे पूछूं कोई आपका रिएक्शन है ए प्लस बी विल फॉर्म सी प्लस डी, ठीक है। तो इसमें केसी का वैल्यू क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में केसी पूछ रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू डी द की पावर पावर सी। टू सी, करेक्ट। ये नहीं भूलना है। डी टू द पावर क्या आ जाएगा? डी। इधर क्या आ जाएगा? ए टू द पावर ए और बी टू द पावर। सर उधर आपने हाँ सर, स्मॉल डी आएगा। स्मॉल डी आएगा ना। हाँ, स्मॉल डी आएगा, करेक्ट। और केपी क्या लिख सकता हूं इसी के लिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, पावर डी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए और पार्शियल प्रेशर बी टू द पावर, करेक्ट। अब मेरे को क्या करना है बेटा? केसी और केपी में रिलेशन फाइंड आउट करना है सब कुछ, ठीक है। तो मैं क्या करूं? केसी को केपी के टर्म्स में लिख लूं या केपी को केसी के टर्म्स में लिख लूं? मैं काम कर रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, इतना नोट करो। फिर उसके बाद हेडिंग डालना रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, नोट करो इतना। हो जाए तो बताना, छोटा सा ही है। डन है? नो सर। ओके।
सर हो गया। relation between KP and KC. तो PV is equal to NRT, तो जैसे आपको पता है KP बराबर क्या होता है, वही इक्वेशन है बेटा, सेम A से B से C प्लस dd बन रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C into partial pressure of D to the power D, partial pressure of A to the power A और partial pressure B to the power B. अब इसको क्या है, इसका जो किसी पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसकी जगह मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, NY/RT लिख सकता हूँ उसको, तो ये क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CRT लिख सकता हूँ, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, Kp is equal to पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, RT into concentration of C to the power C, करेक्ट, ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, RT PD की जगह क्या लिख सकता हूँ, concentration of D to the power D, एक ही जगह क्या लिख सकता हूँ, RT into concentration of A to the power A, और इसकी जगह लिख सकता हूँ RT to the power concentration of B to the power B। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, पार्शियल प्रेशर की जगह मैं CRT लिख सकता हूँ, concentration NY/V मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, concentration होता है, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. Yes. रियल गैसेस के लिए क्या होता है? रियल गैसेस नहीं, सिर्फ और आइडियल गैस के लिए ही पढ़ सकते हैं, रियल गैसेस के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक है सर। रियल गैसेस के लिए हम लोग रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, रियल गैसेस के लिए लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। हम जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, जहां भी जो भी पढ़ते हैं, सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, आइडियल गैसेस के लिए, जो कि आसान है वो हम पढ़ पाते हैं, बाकी हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्लियर है ये। अब इसको मैं RT कॉमन ले लूं सभी से, तो KP कैसा दिखेगा, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A, concentration of B to the power B, और इधर RT to the power क्या है, C plus D ऐड हो जाएंगे पावर, करेक्ट, और नीचे क्या है, RT to the power A plus D। तो ये कैसा दिखने लगेगा, Kp equals to Kc. इसको क्या लिख सकते हैं, Kc लिख सकते हैं, Kp is equal to Kc into RT, जो RT है RT to the power C plus D minus A plus B, करेक्ट। Kp is equal to क्या लिख सकते हैं, Kc RT to the power C plus D minus A plus B। तो Kp is equal to क्या हो जाएगा, Kc RT to the power, देखो ये जो C plus D minus A plus B जो है, इसको हम लोग बेटा डेल्टा Ng बोलते हैं। क्या है ये, एक्चुअली प्रोडक्ट की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, इन्हीं के रेशियो में एक्चुअली मोल होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा Ng। तो इसको क्या लिख देते हैं, Kp is equal to Kc into RT to the power डेल्टा Ng। ये डिराइव हो गया, समझ लो इसको, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
Done? नो सर। इधर डेल्टा एन जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट of product minus sum of stoichiometric coefficient of reactants. नोट कर लेना। हुआ क्या? हो गया? Yes. देखो, ये जो इक्विलिब्रियम है आपके, वो दो टाइप के होते हैं। एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इनमें क्या डिफरेंस है? तो होमोजीनियस उसको बोलते हैं हम लोग जब क्या हो, आपका सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या हो, सेम फेज में हो, मतलब उनका जो स्टेट हो वो क्या हो, सेम। मतलब वो यदि सारे के सारे या तो गैसियस में हो या सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, बस उस यदि इस तरीके से आपसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सेम स्टेट में, सारे सेम फेज में हो, उसको क्या बोलोगे आप? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और यदि बेटा एक से ज्यादा फॉर्म में या एक से ज्यादा फेज में हो, तो उसको क्या बोलोगे? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ओके, इसमें क्या लिख सकते हैं? ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑल रिएक्टेंट। लिक्विड रहेगा तो लिक्विड ही बनेगा, और नहीं बनेगा, नहीं ऐसे कुछ नहीं बोल सकते बनेगा। मैं बोल रहा हूँ यदि सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यदि अरे सेम मैं फेज, वैसे, हाँ हाँ, ठीक है, सेम फेज में दोनों है साइड पे तो लिक्विड ही होएगा ना। अरे होएगा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ वो पता है मुझे सर, पर होमोजीनियस में ऐसा होता है ना। हाँ, होमोजीनियस हम उसको बोलेंगे जिसमें ऐसा होगा, ओके। ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, all reactant and product are not in same plane. Yeah, sorry, not in same
फेज, ओके। ऐसे N2 गैस, H2 गैस will form 2 अमोनिया गैस। सारे सेम फेज में है। यदि सारे सेम फेज में है तो क्या बोलोगे इसको आप? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। यदि ऐसा कुछ हो, CaCO3 solid will form CaO solid plus CO2 गैस। तो ये और ये तो सेम फेज में है, बट ये डिफरेंट। यदि ये डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। आया क्या समझ में? Yes, sir. चलो इसको नोट कर लो। Yes, sir. Done. अभी सपोज आपके पास ऐसा कुछ है, H2 गैस प्लस I2 गैस, इससे आपसे लिखा है 2HI गैस। अब इसका यदि आपको Kp और Kp में रिलेशन लिखना है, पहले तो क्या करो, Kc का एक्सप्रेशन लिखो, Kp का एक्सप्रेशन लिखो और Kc एंड Kp में रिलेशन फाइंड आउट करो। क्वेश्चन समझे सभी लोग? Kc बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Kp बराबर क्या लिख सकते हैं, और Kc और Kp में क्या रिलेशन होगा वो। लिखा क्या? Kc क्या लिख सकते हैं, concentration of HI square, इधर क्या लिख सकते हैं, concentration of H2 into concentration of I2। Kp क्या लिख सकते हैं, partial pressure of HI square divided by partial pressure of H2 into partial pressure of I2। क्लियर है? Yes. ओके। तो अब Kc एंड Kp में रिलेशन क्या होता है, Kp is equal to Kc to the power RT डेल्टा Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होगी इधर, 2 2 माइनस 1 प्लस 1, वो भी क्या आ जाएगा 0। डेल्टा Ng क्या लिख सकता हूँ, 0। तो क्या आ जाएगा, RT to the power 0, क्या जाएगा, Kp is equal to Kc।
सर वो क्या लिखा आपने, के से एंड के पे लिखा है या? हाँ वही एंड ही लिखा है। ठीक है। आया समझ में रिलेशन कैसे लिखना है, कैसे करना है? यस ओके ओके। अब यदि ये पूछा जाए आपसे PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बन रहा है, Kp एंड Kc में रिलेशन बताओ फास्ट। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2SO2 गैस प्लस O2 गैस 2SO3 गैस, इसमें भी सेम क्वेश्चन Kp एंड Kc में रिलेशन पता करना है। Ni solid 4CO गैस में भी क्या NiCO होल 4 गैस बन रहा है, इसमें भी Kp एंड Kc में रिलेशन। तीनों क्वेश्चन तीनों को रिलेशन फाइंड आउट करो Kp एंड Kc में। सर वो थर्ड वाले में सर प्रोडक्ट क्या बना है NiCO होल 4। ओके सर क्या आ जाएगा इसका डेल्टा Ng कितना है इसका 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc KCRT। KCRT। ओके इसका कितना आ जाएगा डेल्टा Ng -1 तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Kc इनटू RT टू द पावर -1 करेक्ट। तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KP RT
आगे समझ 2 और 3, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1। आगे ना समझ में डेल्टा एन जी, इसका डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा। अब जरा इधर देखो बेटा, ये सॉलिड है, यहाँ पर जो ये एक जो डेल्टा एन जी लिखने का मतलब क्या था, सारे गैस थे, गैस होंगे तभी बेटा वो बाहर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो डेल्टा एन जी क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 4। तो डेल्टा एन जी की गैस का ही सिर्फ लेना है, क्या आएगा -3। ये क्या है आपका हेट्रोजीनियस, क्या है हेट्रोजीनियस। डेल्टा एन जी -3, तो केपी बराबर क्या होता है केसी इंटू आरटी टू द पावर -3। आया समझ में, ये डिफरेंस क्लियर है, क्या ध्यान देना है। सर थर्ड वाला ऑब्जेक्ट को वापस क्या बताऊं बेटा, ये सॉलिड है। जब आपने डेरिवेशन अभी देख लिया है, कंसंट्रेशन को आपने किस में चेंज किया, सॉरी प्रेशर को किस में चेंज किया, कंसंट्रेशन में यूज क्या यस करा था, गैस का इक्वेशन। एनआरटी यस सर तो ये जो सी डी और ये जो ए बी सी डी थी वो क्या थे, गैस के कोफिशिएंट थे, यस इसलिए सर लिखा था मैंने गैस। अब यदि सॉलिड है तो क्या आप उसको गैस में कंसीडर करोगे, नहीं कर नो पाओगे, ओके। इसलिए हम लोग इसको लेते नहीं है। तो 1 -4 करेंगे 3 और 3 ये आ जाएगा। तो ये आगे तीनों चीजें समझ में, तीनों क्वेश्चन समझ में। नोट किया। चलो अभी दो क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, N2 gas plus 3H2 gas will form 2 ammonia gas if equilibrium concentration of N2H2 and NH3 are 0.5 into H2 and NH3 are 0.5 molar, 1 molar and 2 molar. Then find equilibrium constant. ये इक्विलिब्रियम आपको पता करना है। करो जरा इसको।
कितना आ रहा है? के इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? ये भी क्यों नहीं हुआ? ये तो होना चाहिए। के इक्विलिब्रियम क्या होता है? चंद्रेश का तो ठीक है, बाकी लोग भी भेजो भाई आंसर। क्या कर रहे हो? कोशिश करो जल्दी आंसर भेजने की। सभी लोग भेजो आंसर फास्ट। क्या लिखेंगे के इक्विलिब्रियम को? concentration of ammonia to the power 2 divided by concentration of N2 into concentration of H to the power 3। और ये सब इक्विलिब्रियम पर है, तो ये भी क्या इक्विलिब्रियम पर, ये भी इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर ही लिखना है। और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.5, 1 मोलर N2। तो क्या 0.5 किसका? N2 का कितना? 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। एंड H2 का कितना दे रखा है? 1, तो ये इंटू 1 का पावर होल क्यूब। और अमोनिया कितना दे रखा है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर कितना आ जाएगा? ये 4। और 0.5 क्या है? हाफ, तो ये हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 8। बताओ भाई ये क्यों नहीं कर पा रहे थे आप लोग? क्या प्रॉब्लम आ रही, बोलो। इतना भी नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे आगे? जानिए, ये करो सिमिलर क्वेश्चन। आंसर आना चाहिए इसका। इफ partial pressure of H2, I2 and HI are 0.5 atm, 1 atm and 2 atm respectively, then find equilibrium constant for reaction क्या होगी? H2 plus I2 will form 2HI। करो इसको। ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। करेक्ट चंद्रेश। बाकी लोग भी करो भाई फास्ट, आंसर आना चाहिए सभी का। अपना प्रेजेंस भी तो बताओ, पता ही नहीं चल रहा है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आंसर भेजो। क्रिश हाँ सर, कर रहा है? हो गया सर। क्या आंसर आ रहा है? सेम ही आ रहा है। हाँ 8 सर, 8। तो बोलना नहीं है, भेजना नहीं है आंसर। ज्यादा अरे आसान पहले सवाल। हाँ नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बाकी लोग
क्या चल रहा है? ज्यादा आसान है, तुम्हें अच्छा पूछो कुछ। अरे ठीक है, आ गया 8 ही आया है तो भाई भेजो, तो मेरे को तो पता चले, मैंने इतना सिखाया है, फिर उससे तो अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्या करेंगे इसमें? सिंपल, के सी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एच आई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच टू इंटू आई टू। आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है सभी के, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आंसर कर देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई कितना है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू कितना गिवन है 0.5, 0.5 इंटू 1, ये भी कितना आ जाएगा 8। आगे समझ? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फॉर for which reaction Kp is not equal to Kc. Kp is not equal to Kc. N2 gas plus O2 gas will form 2NO gas. Second option, carbon solid plus O2 gas. अब कोई आंसर भेजना है? आंसर नहीं भेज रहे इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस से क्या होगा, CO गैस। फोर्थ, SO2 गैस प्लस NO2 गैस, SO3 गैस प्लस NO गैस। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? This reaction, for which reaction Kp is not equal to Kc? सर सेकंड। मल्टीपल करेक्ट है। तो थर्ड भी होगा। थर्ड। आ गया ये दोनों, क्योंकि Yes, ये sir. Kp Kc तब बराबर होगा बेटा जब जीरो हो, डेल्टा Ng क्या हो, जीरो। तो इसमें नॉट इक्वल टू जीरो है और इसमें नॉट इक्वल टू जीरो, इन दोनों में क्या है, डेल्टा Ng इक्वल टू जीरो है। आ गया समझ में कॉन्सेप्ट? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, सर क्वेश्चन तो लिखने दिया थे पूरा। क्वेश्चन लिख लो। सर थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछो। ज्यादा आसान हो रहा है? हाँ सर। ये थोड़ा आसान है चैप्टर अभी स्टार्टिंग में, अभी टफ के लिए थोड़ा और सिखाना है, फिर वो सिखाऊंगा उसके बाद थोड़ा अच्छा चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग ने अभी ज्यादा कुछ सीखा नहीं ना, इसलिए हाँ क्वेश्चन आसान है। अभी हम लोग और अभी आगे सीखेंगे, तो वैसे ये ओवरऑल चैप्टर सबसे आसान चैप्टर होता है, इससे आसान चैप्टर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में, सबसे छोटा सबसे सर आसान। है ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट। वो तो वो कोई चैप्टर थोड़ी है, वो तो बेसिक है, वो तो ऐसे ही जबरदस्ती का चैप्टर बनाया गया है। वैसे एक्चुअली में तुम्हारा पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दूसरा चैप्टर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक के नाम पे थोड़ा बहुत नया चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन अच्छे आएंगे अभी। सर वो हमारा एग्जाम है 11 तारीख से, हाँ, तो उसमें एनालिटिकल आ रहा है। एनालिटिकल मैंने बोला था एक बार अपने से पढ़ो, तो हाँ सर। पढ़ा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। पढ़ा ही नहीं तुमने, अपने से पढ़ोगे 100% हो जाएगा। नहीं होता है तो एक काम करते हैं, सभी का एग्जाम है, कितने लोगों का एग्जाम है बताओ जरा, हैंड रेस करो।
एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर का भी मेरा लेक्चर मेरा होगा 11 से तो पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट आर जो होगा अपना, उसमें मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक हमारा है। स्टेट बोर्ड की बुक से ही पढ़ाऊंगा। सभी लोग क्या करना है, स्टेट बोर्ड का बुक अपने पास रखना, उसमें मैं उसी में समझा दूंगा। डन। एक और बेसिक क्वेश्चन कर लो फिर, ठीक है, उसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। हरियाणा स्पेशल केस, ठीक है। केस 1, केस, अच्छा ये सोचो बेटा, कब होगा जब आपका केपी और केसी हमेशा बराबर हो, मतलब रिएक्शन पर डिपेंड ही ना करे। अभी हमने जैसे देखा केपी बराबर केसी क्या होगा, केपी बराबर केसी इनटू आरटी टू द पावर आरटी पावर डेल्टा एनजी। तो जो रिएक्शन पे जो नंबर ऑफ गैस मोल जो एनजी की वैल्यू वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगी। ऐसा कब होगा जब आपका केपी बराबर केसी हो इन रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। वो तब होगा बेटा जब टेम्परेचर किसके बराबर हो जाए, 1/r के। if temperature is equal to 1/r, तो क्या होगा, kp is equal to kc, और टेम्परेचर की जगह 1/r डालूंगा तो डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी की 1 की पावर कितना भी कुछ भी चेंज कर दो, क्या कभी कुछ चेंज होगा, नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि टेम्परेचर 1/r के इक्वल है तो kp हमेशा बराबर होगा किसके, kc के। क्लियर है, लिख लो इसको। टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/r। अब देखते हैं केस 2। चलो केस 2 से पहले एक क्वेश्चन करा था, फिर केस 2। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन log p upon kc, log p upon kc plus log rt equal to 0 is valid। वैलिड फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास H2। सर क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन log kp by kc plus log of rt is equal to 0 is valid। मतलब कौन सी रिएक्शन के लिए दिस इज इक्वल टू 0 वैलिड है, वो आपको ऑप्शन बताना है। H2 गैस प्लस I2 गैस will form 2HI गैस। सेकंड ऑप्शन है आपके पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस will form 2NH3 गैस। थर्ड ऑप्शन है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस will form PCl5 गैस। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास N2 plus O2 गैस will form 2NO गैस।
बोलो, देखें जरा कौन कितना सोचता है। वेरी गुड चंद्रेश, बाकी लोग भी करो आंसर। अब इसको मत सोच लेना आसान है तो नहीं करेंगे, आ जाए तो कर देना आंसर। आ रहा है और किसी से? नहीं आ रहा। देखो जरा क्या बनाना है आपको, log kp अपॉन kc प्लस log rt इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सोचना था। kp इज इक्वल टू क्या सीखा हम लोग, kc टू द पावर rt डेल्टा एनजी। दोनों तरफ इसको इधर लेके आऊं तो क्या करूंगा, kp अपॉन kc इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, rt टू द पावर डेल्टा एनजी। लॉग ले लूं तो दोनों तरफ log ऑफ kp हो जाएगा और log ऑफ ये दोनों तरफ log ले सकते हैं, तो ये log ऑफ kp अपॉन kc माइनस इधर क्या लिख सकता हूँ, इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा एनजी log rt इज इक्वल टू 0। यदि इन दोनों को सेम होना है, इसको वैलिड होना है, तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब चेक कर लो कौन सी इक्वेशन में डेल्टा एनजी -1 है, इसमें कितना है 0, इसमें कितना है -2, इसमें कितना है -1, इसमें कितना है 0। आंसर क्या हो जाएगा, आया समझ में? हाँ तो सर। यही केस 2 था, ठीक है। यदि इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं तो इधर से डेल्टा इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल कंपेयर करो, और कैसा भी आ जाए, 5 लिख के 3 लिख के 4 लिख के 2 लिख के माइनस लिख के प्लस लिख के, तो आप इससे आइडिया लगना चाहिए, इसको आपको क्या करना है, लॉग फॉर्म में करना है। समझ में? नोट करो इसको। डन। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज बताओ ना। ओके, डन सर। अब जरा देखते हैं हम लोग नया टॉपिक।
factors affecting equilibrium. Factors affecting equilibrium. ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ए से बी यदि है, ठीक है, समझो ध्यान से, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको आप क्या लिखना सीखते हो, concentration of product upon concentration of reactant, राइट। यदि इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, B to A कर दूं, तो क्या लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, which के डैश का रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये लिखोगे। इन दोनों में रिलेशन देखो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 अपॉन Q डैश इक्विलिब्रियम। यदि किसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाए तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, इनवर्स, ये बोल सकते हैं। क्यों, आया समझ में, बोल सकते हैं बिल्कुल। यदि किसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाए तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। Yes, sir. The second क्या, एक स्ट्रक्चर डालना, स्टोइकियोमेट्री, क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री। तो 3A से सपोज 3B है, ठीक है, तो यदि कोई ये है A से B, तो इसके लिए हम लोग ने इक्विलिब्रियम क्या सीखा था, concentration of B upon concentration of A। यदि 3 टाइम्स A, इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर के इक्विलिब्रियम डैश क्या हो जाएगा, B क्यूब अपॉन A क्यूब। तो मैं क्या इसको देख के ये बोल सकता हूँ, यदि किसी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम का होल क्यूब। तो सिंपल बोल सकता हूँ कि यदि रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका होल क्यूब हो जाएगा। तो इसी को मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, यदि किसी इक्वेशन में आप n से मल्टीप्लाई करो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पुराने वाले का Raised to पावर n. पावर n। नोट करो इसको, समझ में आ गया, कुछ पूछना है तो पूछो। डन ये, बेटा देखो, यदि कितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो
आप यदि उसका इन्वर्स करोगे तो उसका इक्विलिब्रियम इन्वर्स हो जाएगा। यदि आप क्या करो, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उसका उतना पावर में चला जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड देखा जाए, लिख लिए थे दोनों? यस सर। या मैं ऐसे बोलूं या थर्ड देखो, मल्टी स्टेप रिएक्शन। यदि आपके पास बेटा एक से ज्यादा स्टेप वाले रिएक्शन, ठीक है, जैसे कुछ है ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, ठीक है, कुछ सी से डी बन रहा है, करेक्ट, ए से बी और सी से डी। तो इस सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, k1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ k2 है। ओके, और आपसे पूछा जाए यदि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, क्या किया जाए, सपोज ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी से क्या b प्लस डी बनेगा। इस ये जो k1 है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ d। जो k2 है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ d अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ c। इसका के इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, concentration of b into concentration of d upon concentration of a into concentration of c। तो मैं b upon a को क्या लिख सकता हूँ, k1, d upon c को क्या लिख सकता हूँ, k2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि दो इक्वेशन को ऐड करो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ऐसा समझ? यस सर। नोट करो इसको। बेसिकली हमें रिजल्टेंट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। यदि हमारे पास इन दोनों का पता है तो हम लोग जस्ट सिंपल क्या बोल देंगे, k1 into डन। यस सर, डन सर। ओके, यदि सपोज मैं 1 माइनस 2 करूं, मतलब सब्ट्रैक्ट करूं, किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है, उसको जो a से b था c से d था उसको मैं a प्लस d और b प्लस c बना दूंगा, उल्टा करके ऐड किया बेसिकली मैंने, करेक्ट। तो इसमें क्या लिखूंगा, इसका क्या इक्विलिब्रियम गैस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ c और कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ d। इसको क्या लिख सकता हूँ, k1 और d अपॉन c को क्या लिख सकता हूँ, k2। तो k इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, k1 अपॉन, यदि इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएंगे, डिवीजन में हो जाएंगे, और यदि ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। नोट कर लो इसको। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यही जो मैंने चारों चीज जो मैंने बताया है, इसी को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। और सपोज आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है a से b, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है, एक दे रखा है आपको b to c, इसका k2 है, एक दे रखा है c to d, इसका k3 है। ओके, आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करो d to a।
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता करना है, इन तीनों को दिया हुआ है। यूज करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, जो कर सको कर लो, इसका आपके इक्विलिब्रियम पता करो। आया क्या आंसर? करेक्ट, चंद्रेश का तो सही है, बाकी लोग? देखो जरा, ए से बी है, इसका क्या K1, B to C K2, C to D K3। ओके, एक मैं कर रहा हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना। आपको देखो चाहिए क्या, D to A। D to A, D से A कब बनेगा? जब A प्रोडक्ट साइड हो। करेक्ट, प्रोडक्ट साइड कब होगा? जब आप इसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, B to A। और आपको पता है रिवर्स करने पर आपका नया इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा, 1/A1। करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, अब ये जो B है, ठीक है, अब ये जो B है, ये क्या होना चाहिए? आपके देखो, आपके फाइनल इक्वेशन में क्या है, B तो है नहीं, इसका मतलब है B कैंसिल हो रहे होंगे। तो B कैंसिल कब होंगे? जब आप इसको रिवर्स करके रखो। तो रिवर्स करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, C से B। इसको रिवर्स किया तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/A2। अब आपको D करना चाहिए रिएक्टेंट साइड, तो इसको भी रिवर्स करो। और ऐसे भी सोच सकते हो, C से C भी तो कैंसिल करना है, तो C से C कैंसिल करने के लिए इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये रिवर्स करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 1/। अब यदि इन चारों, अब इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगी, 1 ये 2 ये 3, इनको ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, B से B कैंसिल, B से B कैंसिल, A C से C कैंसिल, क्या बचा, D A। तो अभी आपने क्या करा, इन तीनों को 1 2 और 3 को ऐड किया। आपको पता है कि जो ये नया इक्वेशन बना, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, यदि ऐड हुए तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो जाएगा 1/K1 into 1/K2 into 1/K3। आया क्या समझ में? बोलो, हैंड रेज करो। नहीं समझ में आया तो पूछो, बाकी लोग हैंड रेज भी नहीं कर रहे यार, कैसे हो? गुड, थोड़ा प्रेजेंस भी तो बताओ। चलो नोट करो इसको, यदि समझ में आया तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फिर से करो इस क्वेश्चन को करो। A से B बन रहा है, C
डी से भी बी बन रहा है और सी से डी बन रहा है, और आपको पता करना है फाइनल, यदि डी से ए बनेगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। सपोज इसका k1, इसका k2 और इसका k3 है, इसका k इक्विलिब्रियम आपको फाइंड आउट करना है। करो सेम अप्रोच, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, करो इसको एग्जीक्यूट। करेक्ट चंद्रेश, वेरी गुड। बाकी लोग भी कोशिश करो, 100% आ जाएगा आंसर। सेम अप्रोच करना है, सेम तरीका लगाओ। वेरी गुड सुरभि, करेक्ट। रजत तुम्हारा थोड़ा सा गड़बड़ है, किया सही है, ऑलमोस्ट सही किया है, बस मेरे को लग रहा है K2 K3 तुम्हारे थोड़े इंटरचेंज हो गए। एक बार चेक करो कैलकुलेशन। K1 K2 K3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से डी से ए बनाना है। क्या ए क्या है, प्रोडक्ट साइड। ए यदि प्रोडक्ट साइड है तो मैंने पहले बोला था इसको रिवर्स कर लो। ए क्या हो जाएगा b2a और b2a, और ये क्या हो जाएगा 1/k1। करेक्ट। अब आपको दिख रहा है कि आपको b से b कैंसिल करना है, c और c कैंसिल करना है। यदि इधर b है तो इस b को उस b से कैंसिल आउट करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। चलिए इसको रिवर्स ले करना पड़ेगा क्योंकि b तो उसी तरफ है, तो c को इधर रख देते हैं, वो क्या हो जाएगा, इसका k2 ही रहेगा। करेक्ट। अब c से c इसको कैंसिल करना है और d को प्रोडक्ट साइड भी चाहिए, तो d को क्या करो, रिवर्स कर दो, तो d रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/। क्लियर। अब यदि इन सब को ऐड करोगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा d से a। यदि d से a, ठीक है, तो क्या हो आएगा, अब ऐड करने से आगे मतलब इनको ऐड करो तो क्या हो जाएगा k2 into 1/k1 into k3। क्या आंसर आएगा, k2 अपॉन 1/k1 into 1/। आगे समझ ऐसे लिखा था क्या, 1/k1 into 1/k3 into k2। वो वैसे लिखने में गलत हो गया है, मेरे को लग रहा है तुमने यही लिखा होगा। तो आदर्श का भी ठीक था, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं।
क्या हुआ बेटा श्रेया, तुम्हारा क्यों नहीं आंसर आ रहा है? क्रिश, क्रिश आया और है ये? आज थोड़ी दिक्कत हुई है मुझे। आज दिक्कत हो रही है तुमको? हाँ, और डाउट क्लास में आएंगे वापस। पूछो ना, पूछो क्या प्रॉब्लम, अभी बताओ। कोई बहुत बड़ा ज्यादा काम तो चल नहीं रहा है, बहुत आसान सा काम नहीं, वो स्टार्टिंग का। है स्टार्टिंग में ही। ओके क्रिश, तुम्हारा क्या सीन चल रहा है? आया ये समझ में? ये देखो, ए से बी। ओके, बाकी लोग विनायक आ रहा है समझ में? हाँ हाँ बेटा आंसर भी करो, ठीक है? आंसर मैसेज करने की कोशिश करो। 2c से क्या हो जाएगा? 2b और सपोज d by 2 से c by 2, k1 k2 और k3 आपको पता करना है a से d। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से के निकालो। जब तक सभी लोग सही नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन कराता रहूंगा। कोशिश करो सभी लोग सही करने का। करो आंसर फास्ट। गलत है सुरभि, ठीक से करो। ये इस पर लास्ट क्वेश्चन है, इसको ठीक से करो। क्रिस का ठीक है, मतलब ठीक लग रहा है मेरे को।
ठीक है, मतलब सही हो सकता है, तुमने कुछ ठीक किया है। पावर मेरे को बस थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। मेरे को लग रहा है तुम लोग ने लिखने में थोड़ा सा गलती किया है, बाकी तो अप्रोच सही लग रहा है। चलो मैच मैच करना, ठीक है सभी। तुम्हें को लगा टाइप करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है सभी लोग मैच कराना। ए से बी, 2c से 2b, dy2 से cy2 है अभी, ठीक है। ए से डी है तो इसका क्या करना है, अपने को ए चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ए को ऐसे ही रखे रहो, ठीक है। ए में हमें कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। इधर मेरे को बी और इसका क्या हो गया k1, सिंपल। अब आपको 2c को भी, अच्छा अब b, आपको b को क्या करना है, कैंसिल करना है। यदि b को कैंसिल करना है तो आप क्या करो, इसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करोगे तो क्या होगा, 1/k2 हो जाएगा। और आपको कैंसिल करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना चाहिए। 2 से डिवाइड करोगे तो इसका पावर में क्या आ जाएगा, 1/2। देखो अभी आपने मल्टीप्लाई कितने का किया, 1/2 का। यदि 1/2 का करोगे तो इसके पावर में क्या जाएगा, 1/2। कुछ लोगों ने 2 कर दिया पावर में, ठीक है। हाँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते फिर कैंसिल आउट करते तो इसका पावर 2 हो जाता, बट इस k2 का पावर कितना होगा, हाफ। क्लियर है। अब dy2, तो इधर क्या बना c, ठीक है। अब आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, dy2 और cy2, अच्छा इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि c से c कैंसिल तभी होगा जब रिवर्स होगा। तो cy2 रिवर्स हुआ तो आपको पता है रिवर्स होता है तो 1/, में हो जाता है। और आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो अब पावर क्या होगा, 2 का जाएगा। जितने का भी मल्टीप्लाई करो उतने का पावर लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, और क्या आ गया, a से d। अब इन सबको क्या करो, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k1 इंटू 1/k2 टू द पावर हाफ एंड 1/k3 टू द पावर 2। आ गया समझ। तो किसी ने मतलब ऑलमोस्ट सबका सही था, पर कहीं पर सर वो थोड़ा टाइपिंग का सर बहुत एरर हो रहा होगा। टाइपिंग की वजह से हो सकता हो, बट कहीं पर वो हाफ होना चाहिए था, कहीं पर 2 ही लिखा है। अच्छा हाँ ये कर दिया होगा, ऊपर भेज दिया हो। नहीं ऊपर भेज नहीं सकते आप, क्योंकि माइनस थोड़ी है। ओके आया समझ में, मैच करा लो, इसको लिखो। अब काफी लोगों ने सही अप्रोच किया, ठीक है। अच्छा -2 लिखा लिया था, ओके क्रिश। डन। यस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और देता हूँ अभी, इसको सही करना है। काफी लोगों ने सही कोशिश किया बट सही नहीं कर पाए। इसको सही करना, 3b से 3a, 2c से 2b और c से d है। इसका k1, इसका k2, इसका k3। आपको b से a फाइंड आउट करना है, k के लिए करो जल्दी।
ओके चंद्रेश, सही लग रहा है तुम्हारा। सेम बाकी लोग भी ट्राई करो थोड़ा फास्ट। हाँ रजत, वेरी गुड रजत, बाकी लोग भी करो। हाँ वो थर्ड रिएक्शन का साइन भी वही है, क्लूरियम वाला ही साइन है। बताऊं मैं अभी, टाइम चाहिए 1-2 मिनट? सर 1 मिनट। ओके। देखो जरा, अब आपके पास क्या 3b और 3a, ठीक है। यदि 3b है और इसको क्या करोगे आप, k1 है, आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट साइड a ही चाहिए, तो आपको रिवर्स तो करना नहीं है, बट इधर a चाहिए और इधर पे क्या है 2, तो इधर क्या करोगे आप 3 से डिवाइड कर दो, तो इसे 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3b, 1/3 इंटू 3a, और इस पर यदि 1/3 से 1/3 से डिवाइड करोगे तो k1 की पावर कितना आ जाएगा 1/3, करेक्ट। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इधर क्या है, अपने को इधर b बनाना है, तो इसको भी क्या करना चाहिए 1/2 से डिवाइड करना चाहिए, तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 1/2, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा उसके भी पावर 1/2 हो जाएगा, और इधर क्या दे रखा है c से t, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये b से b कैंसिल आउट, और इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि c इस तरफ है, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा d से c, और वो 1/k3 हो जाएगा, c से c कैंसिल, ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा d से a, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करने पर क्या होता है प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k1 to the power 1/3 into k to the power 1/2 into 1/k3। ओके, तो सभी लोगों ने, जितने लोगों ने भी आंसर भेजा था सही भेजा था, वेरी गुड क्रिश, सुरभि, चंद्रेश, गुड, रजत, बाकी लोग भी कोशिश करो आंसर करने की फास्ट कर। कितने लोगों ने सही कर लिया था, भेज नहीं पाए, हैंड रेज करो।
केवल वाला से मैंने पावर 3 दे दिया था। ओके चलो डन ये। अब जरा नेक्स्ट, ये हम लोग ने टोटल 3 फैक्टर देखे। जब हम लोग क्या करें, रिवर्स करें, मल्टीप्लाई करें और एडिशन करें स्ट्राइक। अरे अब 4 डालो टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर चेंज करूंगा तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी ये समझते हैं। ठीक है, यदि सपोज आपका K1 एट T1 टेम्परेचर था और K2 एट T2 टेम्परेचर है, तो उनमें एक रिलेशन आता है log K2 by K1 is equal to delta H upon 2.303 1 upon T1 minus 1 upon T2। इसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट फॉर्मूला देख रहे हैं और इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि आपका जो मैंने, यदि आपको कल या लास्ट क्लास का याद हो तो मैंने फैक्टर अफेक्टिंग बताया था। तो फैक्टर अफेक्टिंग में मैंने बोला था आपको कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यदि अब किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें समझना है। राइट, तो ये जो रिलेशन है, ये यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, मतलब T1 टेम्परेचर पे यदि K1 था तो T2 टेम्परेचर पर क्या आ जाएगा, ये रिलेशन मिल जाएगा। आगे समझ इतना। अब इसमें तो मैंने ये बता ही दिया आपको कि K1 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या T1। अब ये डेल्टा H क्या है ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो डेल्टा H होता है बेटा, यदि आपका कोई भी रिएक्शन सपोज A से B है तो इस रिएक्शन में कितना हीट चेंज होगा। ठीक है, जो बेसिकली जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी उसको आप क्या बोलते हो, डेल्टा H। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन, जो कि आपको हमेशा गिवन होगी। ठीक है, क्या होगा, हमें हमेशा क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन गिवन होगी और उसका यूज करके हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को चेंज करके T1 और T2 में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। अब सपोज आपके पास मैं बोलूं केस लेना पड़ेगा एक फिर। ठीक है, केस पहला केस है, इफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, याद है क्या सभी को? यस सर, हीट गिवन आउट करता है। मतलब डेल्टा H क्या है, नेगेटिव, मतलब रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। यदि बेटा डेल्टा H नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। समझना ध्यान से, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू यदि नेगेटिव है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव। करेक्ट, बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। हम लोग क्या बोल सकते हैं, K2 by K1 क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो क्या बोलूंगा, K2 इज ग्रेटर देन लेस देन K1। तो मैं इधर क्या बोल सकता हूँ, यदि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वैल्यू ऑफ K क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये बात समझे क्या? ये क्या है, नेगेटिव। ये यदि नेगेटिव है, टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव तो ओवरऑल नेगेटिव, और ये नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, लॉग की वैल्यू लेस देन 1। लेस देन 1 होगी तो K2 इज लेस देन K1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये मत भूलना, एक्सोथर्मिक के लिए अलग, एंडोथर्मिक के लिए अलग। एक मिनट रुकना।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो के क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, इतना नोट कर लो। केस 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट करो इसको। यदि समझ में ना आया हो कुछ तो मेरे से पूछ सकते हो। डन क्या? हाँ सर हो गया। Yes, sir. चलिए बाय। Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir.